गुड मॉर्निंग। मैं अमोद ठाकुर। मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्रूक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था और उसी के तहत कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था। तो कैथोड रेज की स्थिति में यही डिस्चार्ज ट्यूब था। अंतर आप देखेंगे कि यहाँ जो एनोड है और कैथोड उसका चित्र कुछ दूसरे टाइप का है। तो अंतर कुछ नहीं है, ये एनोड है, ये भी कैथोड है। अंतर सिर्फ इतना है, यह परफोरेटेड कैथोड मीन्स कैथोड में छिद्र है, होल है, छिद्रदार कैथोड, इसे ही परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब परफोरेटेड कैथोड का उपयोग किया जाता है और विसर्ग नली से होकर के उच्च विभवांतर की विद्युत धारा यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है, तो कैथोड किरणें तो निकलती ही है। ये कैथोड है, कैथोड से कैथोड किरणें निकलती हैं जिनकी प्रकृति ऋणात्मक है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कैथोड रेज, ये नेगेटिव चार्ज है जो कि एनोड की तरफ जाती है। इसी क्रम में उन्होंने देखा यदि इस एक्सपेरिमेंट में विसर्ग नली में परफोरेटेड कैथोड यानी छिद्रदार कैथोड का उपयोग किया जाए तो कैथोड से दूसरी तरफ अदृश्य किरणें निकलती है जिनकी प्रकृति पॉजिटिव है। यानी कैथोड किरणें तो निकलती ही हैं, लेकिन कैथोड किरण के विपरीत एनोड से भी किरणें निकलती है जो कि इस नली के दीवार में चमक उत्पन्न करती है। तो इन्हीं किरणों को उन्होंने पॉजिटिव रेज कहा, गोल्डस्टीन ने। परंतु इन्होंने प्रोटॉन की संज्ञा यहाँ पर नहीं दी है, जिसका एक्सपेरिमेंट बाद में बताया जाए। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि परफोरेटेड कैथोड का उपयोग करने पर कैथोड से एनोड की तरफ किरणें तो निकलती ही है, जिनका एक्सपेरिमेंट क्रूक्स के द्वारा किया गया। उसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने केवल कैथोड को छिद्रदार बनाया और इन्होंने देखा कि एनोड से भी किरणें निकलती हैं जिनकी प्रकृति धनात्मक है। इन्हें इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। अब 1811 में रदरफोर्ड द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। परंतु अभी तक इतना समझा जाए कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड की किरणें जो निकली, पिछली कक्षा की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर देखा गया कि साधारण दाब पर, जो वायुमंडलीय दाब है, उसमें यदि उच्च विभवांतर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है फिर भी कैथोड से किसी प्रकार की किरणें नहीं निकलती है। परंतु जब अंदर के हवा को निकाला जाता है वैक्यूम पंप के द्वारा और जब इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर 0.001 mm ऑफ Hg कर दिया जाता है तो कैथोड से किरणें निकलती है। पिछली कक्षा की बात मैं कर रहा हूं। वहां पर देखा गया यदि भिन्न भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया जाए, यानी कैथोड और एनोड भिन्न भिन्न धातुओं का लगाया जाए, फिर भी इन किरणों की प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार इस ट्यूब के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों को समाहित कर यदि प्रयोग किया जाता है फिर भी इसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं आता है। यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज
कैथोड रेज जिन्हें आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इसमें E/m यानी किसी भी प्रकार का या भिन्न भिन्न प्रकार का गैस भर के देखा गया कि E/m यानी चार्ज बाय मास, ये जिस गैस को भरा जाता है उसका आवेश और उसका मास, यानी इसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। स्पेसिफिक अब यहां पर देखा जाए चार्ज और मास, स्पेसिफिक चार्ज बराबर चार्ज बाय मास। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, यदि विसर्जन नली में जिस गैस को प्रवाहित किया जाता है, भरा जाता है, उसके द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए तो स्पेसिफिक चार्ज में क्या अंतर आएगा? तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में मास है, यानी किसी भी भिन्न में भिन्न मान लीजिए 3/4 है, यदि 4 का मान बढ़ा दिया जाए, 6 कर दिया जाए तो भिन्न का मान घटेगा। यानी इस ट्यूब में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसके द्रव्यमान को कम कर दिया जाए तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कम होगा। और द्रव्यमान को जब कम कर दिया जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज बढ़ जाएगा। माने स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस व्हिच इज कंटेन्ड इन द ट्यूब इन द एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रकार देखा गया कि कैथोड रेज और एनोड रेज दो प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। एक निगेटिवली चार्ज था कैथोड रेज और दूसरा एनोड, जो कि एनोड से निकलती है, ये धनात्मक किरणें है। इनको उन्होंने पॉजिटिव रेज कहा और इसी का नाम प्रोटॉन पड़ा। अब प्रोटॉन के बारे में विशेष चर्चा रदरफोर्ड के बारे के एक्सपेरिमेंट से चलता है पता। इन्होंने जिस प्रयोग का प्रतिपादन किया उसका नाम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने रेडियम से उत्पन्न अल्फा किरण स्वर्ण पत्र पर यानी गोल्ड फॉयल स्वर्ण पत्र, इन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में कि यदि यहां पर एक स्वर्ण पत्र हो, यहां से मान लीजिए यहां से रे निकल रही है, अल्फा रे, तो इसे इस प्रकार दिखाया जाए, रॉड के रूप में दिखाने से स्पष्ट नहीं होगा। माना कि एक पॉइंट है, ये जो किरणें निकलती है ये सीधे गमन कर जाती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो इस केंद्र के निकट से गुजरती है वो विचलित हो जाती है। लेकिन जो सेंटर से होकर के गुजरती है वो 360 डिग्री पर लौट आती है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है, यानी
most of the part of an atom is extremely hollow vacuum, केवल इसका सेंट्रल पार्ट जो है, चूंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के कणों का प्रवाह है, जिसमें हीलियम एटम यानी जिसका दो परमाणु, दो प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जिसकी परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4, यानी 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार इस प्रयोग से देखा गया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है, केवल केंद्र में इसका द्रव्यमान निहित होता है। चूंकि यह अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और यहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अभी एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव रेज, ये एनोड रेज जो था, ये these rays are nothing but the flow of protons। इस प्रकार प्रोटॉन के बारे में चर्चा की गई रदरफोर्ड के द्वारा, और इसका फादर कहिए, फाउंडर कहिए, खोजकर्ता कहिए, आविष्कारकर्ता कहिए, रदरफोर्ड साहब हैं। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन का खोज, जे थॉमसन, और प्रोटॉन रदरफोर्ड। इस सचित्र कैथोड में यह देखा गया, जहाँ की इलेक्ट्रॉन की खोज में यानी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि ऋण कणों का जो प्रभाव है, यानी कैथोड रेज का जो प्रोपोगेशन है, ट्रांसमिशन है, वो न तो कैथोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, न गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी सभी प्रकार की गैसों के लिए सेम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के परमाणुओं का मौलिक गुण है, जिसकी प्रकृति सेम रहती है, परंतु प्रोटॉन गैसों की प्रकृति के तहत बदलती है। जैसे गैस बदली जाती है तो इसका फ्लो का जो चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज ई बाय उसका मान अलग अलग हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखें, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे फैक्चुअल में। तो यदि आप बातों को समझे रहेंगे आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रयोग से पाया गया कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 10 to the power -19 कूलम होता है। पुनः हम जानते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त कुछ तो ऐसे हैं परमाणु में जो कि इसको काउंटर वायलेंस करेगा। तो प्रोटॉन का भी द्रव्यमान 1.602 into 10 to the power 19 कूलम, यानी दोनों पर समान आवेश परंतु विपरीत आवेश।
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू 1 अपॉन और पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 10⁻⁻28 ग्राम। ये कभी कभी आपको केजी में दिया जाएगा। तो गणित से मैंने जो स्केल ट्रांसफर के बारे में बताया था, मिली सेंटी डेसीमीटर, उसी प्रकार यदि केजी में 1000 से भाग हो जाएगा 9.106 इंटू 10⁻31 kg। इस दोनों को ध्यान रखेंगे। केजी में दिया रहे उसे चेंज करना है ग्राम में, तो 3 जीरो माइनस कम कर देना 28, और ग्राम में दिया रहे इसे केजी में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और चूंकि एक चीज देखा जाए यहाँ पर ध्यान देने के बाद, कैनाल रेज मैंने लिखा है। गोल्डस्टीन महोदय ने देखा कि ये जो एनोड किरणें हैं वो होल से निकलती है। ये जो परफोरेटेड कैथोड था, ये देखा जाए, ये कैथोड था हमारा और इधर एनोड था। यहां से तो किरणें निकलती है, ये कैथोड रे काला है जो कि निगेटिवली चार्ज था। यहां पर जो आपने देखा चित्र में, ये जो किरणें निकलती हैं पॉजिटिव रेज, ये तो एनोड से निकला होगा, एनोड से निकली है, और यह इसके होल से यानी कैनाल से निकला है, इसलिए गोल्डस्टीन महोदय ने इसे कैनाल रेज भी कहा है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड कैनाल रेज, तो कैनाल रेज को खोजा गया गोल्डस्टीन महोदय से, क्योंकि इट मूव्स थ्रू द होल्स ऑफ द कैनाल ऑफ परफोरेटेड कैथोड। मैं समझता हूं यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होंगी, और विशेष आप पर डिपेंड करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू एक्सेप्ट। अब देखा जाए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए, किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण होता है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो देखा गया कि किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन है जो ऋण कणों का प्रवाह है और एटम उदासीन होता है, यह जानकारी हमें है कि परमाणु उदासीन होता है और इसमें निगेटिवली चार्ज है, तो अवश्य ही कोई काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज ने लोगों को उत्साहित किया, बाध्य किया खोजने के लिए, तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को खोजा।
कि प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो बात हो गई, लेकिन फिर समस्या हुई जब किसी आइटम के मास के बारे में व्याख्या की जाने लगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन में एक परमाणु, वन आइटम में वन आइटम हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन। चूंकि मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मास ऑफ हाइड्रोजन इज सपोज टू बी 1, एक्चुअली होता है 1.008। ये होता क्यों है वो आइसोटोप्स में हम लोग पढ़ेंगे। 1 होता है। यहां तक तो बात स्पष्ट होती है कि 1 प्रोटॉन है और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इतना 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। यहां तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब आप किसी दूसरे आइटम की बात करें, माना कि कार्बन आइटम, तो कार्बन का मास होता है 12। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स। तो मास नंबर जब कैलकुलेट होगा तो 12, यानी 12 - 6, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 0 होता है, तो 12 - 6 = 6। ये जो एक्स्ट्रा वेट है यह कहां से? आखिर कुछ तो होगा, क्योंकि प्रयोग से यह भी पाया गया कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान इसके सेंटर में ही निहित होती है। मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आखिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ तो होगा। तो इस समस्या का समाधान जेम्स चैडविक द्वारा 1932 में किया गया। उन्होंने पाया कि यदि 12 है, 12 - 6 6, कुछ तो पार्टिकल होगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन मास होगा। इसी को उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। इसे ध्यानपूर्वक समझें कि इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात लोग बाध्य हुए, वो जागरूक हुए, उत्सुक हुए खोजने के लिए उस पार्टिकल के बारे में जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को काउंटर बैलेंस करे। तो प्रोटॉन की खोज हुई। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, फिर बात आई कि मास निकालने की, तो वहां पर फिर डिफरेंस आया। तो यहाँ लोगों को बाध्य किया उस पार्टिकल को खोजने के लिए, क्योंकि यहाँ चार्ज तो काउंटर बैलेंस हो गया लेकिन मास अभी नहीं सेटल किया है। तो उस पार्टिकल को खोजने के लिए विवश किया जिसमें चार्ज नहीं हो, और था भी नहीं, चार्ज न हो लेकिन मास हो, तो उसी पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन दिया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। अब इसे इस बार समझें जो कि प्राय पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, और जेम्स चैडविक। $1897, 1911 और 1932। जैसा कि लोगों के द्वारा मैं सुनता हूँ कि इसे याद करने का वो एक ट्रिक लगाया है कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो उन लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी याद करना है। इसे याद करने का देखिए अंदाज मैं समझता हूँ, मैंने ध्यान से देखा तो एक सूत्र आया कि एक आप याद कर लें तो इसमें 7 है। अब दूसरे पर जाना है तो 7 को 2 बार गुना कर दीजिए, 7 का 7, यहाँ ठीक है, 7 दूनी 14, यानी इसमें आप 14 वर्ष जोड़ दें तो हो जाएगा 11। और यह फिर 3 बार पढ़ा, तीसरे में जाना है, 7 तिया 21, तो इसमें यदि आप 21 जोड़ दें तो शायद यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि यह ट्रिक भी सही होगा। 97 + 14, देखिए 7 4 11, ये आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 11 और 21, 32 आ जा रहा है। यदि आप इसे याद कर सकते हैं, इसे भी 7 का 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 2 बार पढ़ दें। दूसरे में जाना है तो 2 बार पढ़ के जोड़ दें। तीसरे में जाना है, इसे 3 बार पढ़ के 3 से गुना करके जोड़ दें। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा की गई, कब कब की गई, इसे आप स्पष्टता से याद कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, अपने दिलो दिमाग में बैठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप स्पष्टता से समझ गए होंगे। अब थोड़ी बहुत चर्चा है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। यह अभी वीडियो हो जाएगा लंबा, तो इसी को आप रिपीट करें। तत्काल के लिए धन्यवाद।